क्या हाल है आप सबके। मेरा नाम डॉक्टर एनके शर्मा है। आज नीट यूजी एंट्रेंस के लिए नीट यूजी एंट्रेंस एग्जाम की हम तैयारी कर रहे हैं। आज हम बायोलॉजी में क्लास 12th का टॉपिक डिस्कस करेंगे। क्लास 12th, दिस इज यूनिट 7 है और इसमें हम बात करेंगे चैप्टर 6। इस चैप्टर का नाम है इवोल्यूशन और इवोल्यूशन में जो मेरा आज का सब टॉपिक है वो इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म है। बहुत कॉमनली पूछे जाने वाला क्वेश्चन है नीट एंट्रेंस एग्जामिनेशन में। तो अगर आप देखेंगे तो ये आपकी एनसीईआरटी है। इस एनसीईआरटी में ये वो जगह है, ये वो पैराग्राफ है। एक तो ये पैराग्राफ और एक ये वाला पैराग्राफ जो हम इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करेंगे। उम्मीद है ये बात बिल्कुल क्लियर है। अब देखिए, ये जो इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म है इसका मतलब क्या है। इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म का मतलब क्या है, इसको समझने से पहले सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि नेचुरल सिलेक्शन किसे कहते हैं। हमने कई बार एक फ्रेज डिस्कस की है नेचुरल सिलेक्शन के लिए। हमने ये कहा कि नेचुरल सिलेक्शन का मतलब है डिफरेंशियल रिप्रोडक्शन। तो चलिए मुझे एक बार बताइए इसका मतलब क्या है। नेचुरल सिलेक्शन के लिए हमने शब्द इस्तेमाल किया, हमने कहा नेचुरल सिलेक्शन का मतलब डिफरेंशियल रिप्रोडक्शन होना चाहिए। ये बात हम बार बार बात कर चुके हैं। नेचर सेलेक्ट्स फॉर फिटनेस इन डार्विनियन टर्म इज ओनली एंड ओनली रिप्रोडक्टिव फिटनेस। वो जिन्हें नेचर सेलेक्ट करती है, जो ज्यादा फिट है, वो रिप्रोडक्टिवली ज्यादा फिट है। इसका मतलब उनका रेट ऑफ रिप्रोडक्शन जिन्हें नेचर सेलेक्ट नहीं करती है उनसे ज्यादा है। और क्योंकि उनका रेट ऑफ रिप्रोडक्शन ज्यादा है तो वो ज्यादा प्रोजेनी प्रोड्यूस करते हैं। इसका मतलब इसी पॉपुलेशन की जो अगली जनरेशन होगी उसके जीन पूल में इनकी जो अलील्स है उनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। ध्यान से समझिएगा, उनकी अलील की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। नेचर जिसको सेलेक्ट नहीं कर रही है उनका कंट्रीब्यूशन कम होगा, उनके अंदर जो अलील्स प्रेजेंट हैं उनकी फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। इस तरह से पॉपुलेशन इवॉल्व करती है। और इवोल्यूशन के लिए हमने ये कहा था कि देयर इज अ टर्म व्हिच इज कॉल्ड एज डिसेंट विद मॉडिफिकेशन। डिसेंट विद मॉडिफिकेशन। पहली बात तो हमें ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई कि डिसेंट विद मॉडिफिकेशन का मतलब क्या है। आई होप दिस इज नाउ एब्सोल्युटली क्लियर। ये फ्रेज हमने कहा इवोल्यूशन के लिए, ये फ्रेज हमने कहा नेचुरल सिलेक्शन के लिए। डिसेंट विद मॉडिफिकेशन हुआ, पॉपुलेशन इवॉल्व हुआ। इवोल्यूशन का मतलब यह हुआ कि अलील की फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है। जिस अलील की फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है नेचर ने उसे सेलेक्ट किया है, जिसकी घट रही है नेचर ने उसे सेलेक्ट नहीं किया है। एक शब्द हमने इस्तेमाल किया था सेलेक्टेड फॉर और सेलेक्टेड अगेंस्ट। हमने ये कहा था कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट टर्म को हम अवॉइड करेंगे। हर्बर्ट स्पेंसर की टर्म थी, थोड़ा सा सही नहीं लगती है, हम कहेंगे सेलेक्टेड फॉर और सेलेक्टेड अगेंस्ट। इतनी बात आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ गई। एक और चीज मैं आपको बताता हूं। एक चीज और मैंने आपसे ये कहा था कि ये याद रखिएगा कि नेचर में जो वेरिएशंस हैं वो पहले से प्रेजेंट होनी चाहिए और जब एनवायरनमेंट चेंज होता है तो नेचर बेस्ट वेरिएंट को सेलेक्ट करता है। तो मैं दोबारा लिख देता हूं यहां पर, मैं ये कह रहा हूं कि नेचर किसी भी चीज को इंप्रूव नहीं करता। नेचर किसी भी चीज को इंप्रूव नहीं करता, नेचर बेस्ट वेरिएंट को सेलेक्ट करता है। बेस्ट वेरिएंट को सेलेक्ट करता है। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। इसका मतलब यह हुआ कि अगर चेंज एनवायरनमेंट है उससे पहले वेरिएंट प्रेजेंट होना चाहिए। आपने डीडीटी का छिड़काव किया, कुछ मच्छर मर गए, कुछ मच्छर नहीं मरे। आपने कहा जो मच्छर नहीं मरे उनमें डीडीटी के लिए रेजिस्टेंस था, लेकिन ये जो ट्रेट था, जो रेजिस्टेंस था, ये इस डीडीटी के छिड़कने से पहले था। ये डीडीटी के छिड़कने की वजह से नहीं हुआ है। इसको दोबारा समझ लीजिए।
फिर मैं आपसे कह रहा हूं कि वेरिएंट पहले होना चाहिए, एनवायरमेंट चेंज हो गया, चेंज एनवायरमेंट में बेस्ट वेरिएंट नेचर सेलेक्ट करेगी, उनका रेट ऑफ रिप्रोडक्शन ज्यादा होगा, वो ज्यादा कंट्रीब्यूट करेंगे आगे आने वाली जनरेशन के जीन पूल को, और इसकी वजह से जीन फ्रीक्वेंसी और अलील फ्रीक्वेंसी चेंज होगी। इस डिस्टर्बेंस ऑफ जेनेटिक इक्विलिब्रियम को ही इवोल्यूशन या डिसेंट विद मॉडिफिकेशन कहते हैं। आई होप दिस इज नाउ एब्सोल्युटली क्लियर। एक और चीज समझिएगा बेटे यहां पर ध्यान से। अब हमने ये कहा कि ये वेरिएंट पहले से ही प्रेजेंट होना चाहिए, अब हमें सारी बात समझ में आ गई, और अब हम देखेंगे नेचुरल सिलेक्शन इन एक्शन। सो ये जो एग्जाम्पल है जिसे हम इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म कह रहे हैं, इसका मतलब ये है कि हम ये देखेंगे कि क्या कोई ऐसा एग्जाम्पल है जहां पर इस चीज को होते हुए देखा गया। इसका मतलब काफी तेजी से ये काम हुआ, ओवर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम ये जो जीन या अलील फ्रीक्वेंसी है चेंज होती हुई लोगों ने ऑब्जर्व करी। इस चीज का एग्जाम्पल इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म है। सो ये जो नेचुरल सिलेक्शन इन एक्शन है, इसका एग्जाम्पल है इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म। सो लेपिडोप्टेरा में ये जो इंसेक्ट्स हैं, इनमें इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म काफी देखने को मिलता है। इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म का मतलब ये हुआ कि जहां पर पॉल्यूटेड एरिया है, कार्बन सूट बहुत ज्यादा होता है, वहां पर जो डार्क मिलेनिक फॉर्म्स हैं इन इंसेक्ट्स की, वो उनका सर्वाइवल एडवांटेज है, उनकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है बजाय इस तरह के एनवायरनमेंट में जो कि रिलेटिवली लेस पॉल्यूटेड या फिर अनपॉल्यूटेड टाइप के एरिया है, जहां पर कार्बन सूट कम होता है लेकिन लग्जूरियंट ग्रोथ होती है लाइकन्स की। सो उम्मीद है ये बात हमने करी कि जनरली लेपिडोप्टेरा के बारे में हमने बात करी। हमने कहा इन जनरल, और खास तौर पे एक साइंटिस्ट, इनका नाम बर्नार्ड कैटलवेल। सो ये जो साइंटिस्ट हैं इनका नाम है बर्नार्ड कैटलवेल। बात हो रही है इंग्लैंड की, और इन्होंने देखिए ये ही वॉज अ जेनेटिसिस्ट, ही वॉज अ मेडिकल डॉक्टर, he was a medical doctor, and obviously he was a very big authority on the study of Lepidoptera. इसके ऊपर इनकी काफी ज्यादा स्टडी हुई। इन्होंने एक मॉथ को सेलेक्ट किया। इस मॉथ का नाम है बेटे पेपर्ड मॉथ। ध्यान से समझते जाइएगा। इन्होंने जो काम किया है बेटे वो पेपर्ड मॉथ पे किया। इसका नाम, बायोलॉजिकल नेम बिस्टन बेटुलेरिया, बिस्टन बेटुलेरिया ये नाम है। इसके ऊपर इन्होंने काम किया। ये जो स्टडी है कहां पर हुई? इंग्लैंड में हुई। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद में क्या अलील फ्रीक्वेंसी में चेंज आया, स्टडी के बारे में हम बात करेंगे। पहले आप साइंटिस्ट के बारे में और ऑर्गेनिज्म के बारे में देखिए। साइंटिस्ट का नाम बर्नार्ड कैटलवेल और ऑर्गेनिज्म इज बिस्टन बेटुलेरिया। बायोलॉजिकल नेम्स को हमेशा सेपरेटली अंडरलाइन करने की आदत डालिए। सो मुझे उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई। अब देखिए ये जो बिस्टन बेटुलेरिया है इसकी दो वैरायटीज हैं। सो बिस्टन बेटुलेरिया की दो वैरायटीज हैं। हम दो वैरायटीज की बात करेंगे। हम ये बात कर रहे हैं एक जो इसकी नॉर्मल वेरिएंट है बेटुलेरिया, दिस इज इट हैज टू वैरायटीज। एक को हम कहेंगे लाइट वैरायटी है और एक डार्क मिलेनिक फॉर्म है, डार्क मिलेनिक फॉर्म है। सो बड़े ध्यान से देखिए, हमने कहा दो वैरायटीज है। एक वैरायटी कौन सी है? लाइटर वैरायटी है, और एक कौन सी है? डार्क मिलेनिक फॉर्म है। जो लाइटर वैरायटी है उनका वाइट विंग्स है और जो डार्क विंग है वो मिलेनिक फॉर्म्स में है। ये क्या है बेटे? पेपर्ड मॉथ है। नाम क्या है इसका? बिस्टन बेटुलेरिया। आई होप दिस इज नाउ एब्सोल्युटली क्लियर। एक और क्वेश्चन जो आपको पता होना चाहिए, इसमें रिकरेंट म्यूटेशन से ये वाली फॉर्म की अलील अराइज होती है। सो आप जानते हैं कि म्यूटेशन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एलिलिक वेरिएशन। म्यूटेशन की वजह से अलील बनती है। म्यूटेशंस आर रिकरिंग इन नेचर। ये भी मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूं। इवोल्यूशन को हमने सबसे इंपॉर्टेंट इवोल्यूशनरी एजेंट का दर्जा दिया था। हमने वहां सीखा था कि बार बार हो सकती है सेम म्यूटेशन, और यही वजह है कि यहां पर ये जो डार्क मिलेनिक फॉर्म है ये इस लाइट में रिकरिंग म्यूटेशन से बनती है। इसका मतलब हर टाइम पॉपुलेशन में
कुछ ना कुछ जो है नंबर इन मॉथ का भी रहता है, जिनके विंग्स डार्क हैं, जिनको हम डार्क मेलेनिक फॉर्म कह रहे हैं। सो हमने ये कहा कि यहां पर एक शब्द लिख लेते हैं कि ये रिकरिंग म्यूटेशन होती है, जिसकी वजह से ये डार्क मेलेनिक फॉर्म बनती है। दूसरी चीज ये समझिए कि ये जो पर्टिकुलर मॉथ है, ये बैठता है ट्री के ट्रंक्स पे। सो इसका जो हैबिटेट है ये बेसिकली कहाँ बैठता है? ट्री के ट्रंक पर बैठता है। यहाँ पर ये रुकेगा, यहाँ पर आपको इसका हैबिटेट दिखाई देगा। अब इसका और दूसरी चीज ये है कि इसके जो प्रेडेटर हैं, जो इसके ऊपर फीड करते हैं, वो बर्ड्स हैं। सो ये बात बड़े ध्यान से रखना, यहां पर जो इनको सेलेक्टिंग करेगा, जो अब सिलेक्शन करेगा, वो कौन करेगा बेटे? बर्ड करेगा। बर्ड कौन है? प्रेडेटर। तो ये एक बिस्टन बेटुलेरिया, इसकी दो वैरायटीज, ये वैरायटी रिकरिंग म्यूटेशन से बनी। बैठते किसके ऊपर है? ट्री की ट्रंक के ऊपर, इस बार्क के ऊपर। और प्रेडेट कौन करता है? इनको बर्ड्स प्रेडेट करती हैं। अब देखिए मेन चीज क्या है कि इस तरह के एरिया में देखिए ध्यान से, इस तरह के एरिया में जहां पर पोल्यूशन नहीं है, खास तौर पे सल्फर ऑक्साइड्स नहीं है। याद कीजिए क्लास 11th में आपने ये देखा था कि लाइकन्स आर वेरी गुड इंडिकेटर्स ऑफ एनवायरमेंटल पोल्यूशन, और खास तौर पे सल्फर डाइऑक्साइड उनके लिए काफी डेट्रीमेंटल होती है। जिस एनवायरमेंट में सल्फर ऑक्साइड्स या सल्फर डाइऑक्साइड पर्टिकुलरली एज अ पॉल्यूटेंट काफी मात्रा में प्रेजेंट है, वहां पर लाइकन्स की ग्रोथ नहीं होगी, कम से कम लग्जूरियंट ग्रोथ नहीं होगी। लेकिन अगर जहां पर इस तरह का एनवायरमेंट नहीं है, नॉन पॉल्यूटेड एनवायरमेंट है, वहां पर आप ये देखेंगे कि ये जो पर्टिकुलर लाइकन्स हैं, आप जानते हैं लाइकन्स किसे कहा जाता है, इनकी लग्जूरियंट ग्रोथ होती है, काफी प्रोफ्यूजली ये क्या करेंगे? ग्रो करेंगे। और इसकी वजह से, क्योंकि ये जो ट्रंक है ट्री का जिसकी मैं बात कर रहा हूं, उसकी बार्क पर ये ग्रो करेंगे, इसका कलर कैसा हो जाएगा? लाइट हो जाएगा। इसका कलर कैसा हो जाएगा? लाइट हो जाएगा। अब आप देखिए यहां पर आपकी एनसीईआरटी में बिस्टन बेटुलेरिया की दो वैरायटीज दी हुई हैं। ये डार्क मेलेनिक फॉर्म है, ये व्हाइट विंग्ड मॉथ आप देख रहे हैं। इधर भी आप देखिए ये डार्क मेलेनिक फॉर्म है और ये व्हाइट जो है विंग्ड फॉर्म है। तो मैं थोड़ा सा और बेहतर डायग्राम आपके सामने आपको दिखाता हूं। मैं थोड़ा सा स्क्रीन छोड़ रहा हूं, अब आपको मेरी आवाज सुनाई देगी। आप सेकंड डायग्राम देखिए, आप ये वाला डायग्राम देखिए, ये वाला डायग्राम देखिए। इसमें आप बड़े ध्यान से देखेंगे तो आपको ब्लैक मॉथ दिखाई दे रहा होगा। डार्क मेलेनिक मॉथ आप बड़ी आसानी से देख सकते हैं। तो अगर आप देखें तो यहां पर ये आपको डार्क मेलेनिक मॉथ वैरायटी दिखाई दे रही है, ये रही। क्या आप यहां पर व्हाइट विंग्ड मॉथ देख पा रहे हैं? सो मैं दोबारा हट रहा हूं, मुझे बताइए क्या आपको यहां पर व्हाइट विंग्ड वैरायटी दिखाई दे रही है? तो आपने कहा हां जी सर बिल्कुल दिखाई दे रही है, ये है। लेकिन देखिए कितनी मुश्किल से दिखाई दी है, कितनी मुश्किल से दिखाई दी है। अब आप सोचिए ये कि आपको इतनी मुश्किल से दिखाई दे रही है, क्यों? क्योंकि इस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में जब बैकग्राउंड में लग्जूरियंट ग्रोथ है लाइकन्स की, तो प्रोटेक्टिव रिजेंबलेंस है इसकी अपने सराउंडिंग के साथ में। ये वाली जो वैरायटी है ये रिजेंबल कर रही है अपने सराउंडिंग को, इसलिए आसानी से दिख नहीं रही। जब हमें नहीं दिख रही तो बर्ड को भी नहीं दिख रही होगी, और इसीलिए प्रेडेशन के चांसेस इनके कम है और इनके ज्यादा है। बर्ड ज्यादा आसानी से किसको देख पाएगी? डार्क मेलेनिक फॉर्म को देख पाएगी और इसको इफेक्टिवली प्रेडेट करेगी, और इनकी फ्रीक्वेंसी क्या होती चली जाएगी? कम होती चली जाएगी। क्यों? क्योंकि अब दे आर सेलेक्टेड अगेंस्ट, ये सेलेक्टेड फॉर है, इस एनवायरनमेंट में ये बेहतर अडेप्टेड है, यहां पर ये बच सकते हैं, इनकी प्रोटेक्टिव रिजेंबलेंस है अपने एनवायरनमेंट से, इनका रेट ऑफ रिप्रोडक्शन इन वालों से ज्यादा होगा, और आगे आने वाले जनरेशन में ये जो व्हाइट विंग्ड एलील है ये ज्यादा कंट्रीब्यूट करेंगे और इनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। दिस शुड बी नाउ वेरी वेरी इजी। अब आप ऐसे सोचिए कि इस पर्टिकुलर एरिया में हमने ये कहा कि पॉल्यूशन हो गया। सो लेट अस से दिस एरिया गॉट समहाउ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ, ये एरिया पॉल्यूटेड हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड आ गई, लाइकन्स खत्म हो गए,
गए और हमने ये कहा कि ये जो ट्री का ट्रंक था इसके ऊपर कार्बन सूट डेवलप होना शुरू हो गया। इसके ऊपर हमने ये कहा कि काफ़ी ज़्यादा आपने देखा कि काफ़ी डार्क वैरायटी हो गई और काफ़ी ज़्यादा कार्बन सूट डेवलप होना शुरू हुआ। लेट अस टेक सम ब्लैक कलर, यू कैन इजीली अंडरस्टैंड कि ये काफ़ी डार्क हो गए। अब देखिए क्या होगा। तो अब हमने ये कहा कि अब आप दोबारा देखिए, अब आप पहले वाली फिगर देखिए। पहले वाले फिगर में आप ट्री ट्रंक पे देखिए कि कार्बन सूट डिपॉजिटेड है। क्या आप देख पा रहे हैं कि वो काफ़ी ब्लैक हो गया है, उसके ऊपर लाइकन्स नहीं है। और क्या अब आपको ये दिख रहा है कि हम बड़ी आसानी से वाइट विंग्ड वाले को देख सकते हैं। सो ये वाइट विंग्ड वाला बड़ी आसानी से दिखाई दे रहा है। ऑन दी अदर हैंड ये उतनी आसानी से दिखाई नहीं दे रहा है। ध्यान से देखिए अपनी स्क्रीन को। इसका मतलब अब की बार जो डार्क मिलेनिक फॉर्म है उसको एडवांटेज है, उसका प्रोटेक्टिव रिजेंबलेंस है अपने एनवायरनमेंट के साथ में। और जो बर्ड्स हैं उनके लिए मुश्किल है इनको ढूंढना, वो ज़्यादा आसानी से इसको ढूंढ लेंगे और इस वजह से अब इनकी फ्रीक्वेंसी कम होगी और इनकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी। ये बात याद रखिएगा। एक और चीज याद रखिएगा बेटे, बहुत इंपॉर्टेंट बात, इतना सब होने के बावजूद म्यूटेशन की इवोल्यूशनरी एजेंट के तौर पे इंपॉर्टेंस समझिए, सिग्निफिकेंस समझिए। क्योंकि म्यूटेशंस रिकरिंग होती हैं, नन ऑफ द वैरायटी वाज कंप्लीटली वाइप्ड आउट। कोई भी वैरायटी कंप्लीटली वाइप्ड आउट नहीं हुई थी, नहीं तो ये स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो जाती एनवायरनमेंट चेंज होने के बावजूद। सो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। क्योंकि हुआ क्या कि किसी एरिया में जब पॉल्यूशन हुआ तो डार्क मिलेनिक वैरायटी की फ्रीक्वेंसी बढ़ी और व्हाइट विंग्ड की क्या हो गई, कम हो गई। अब मान लीजिए कुछ सालों बाद यहां पर लॉज लाए गए और पॉल्यूशन को कंट्रोल किया गया। तो इस एरिया में पॉल्यूशन को क्या कर लिया, कंट्रोल कर लिया। चलिए इसको दोबारा करते हैं, इसको मैं दोबारा आपको पूरी तरह से समझाता हूं। सो लेट अस टेक सम टाइम एंड अंडरस्टैंड दिस। हमने ये कहा कि एक एरिया था, शुरू में वो नॉन पॉल्यूटेड था। हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि म्यूटेशन का इतना इंपॉर्टेंट रोल क्यों है। एक एरिया था वो नॉन पॉल्यूटेड था। आपने कहा कि सर यहां पर वाइट विंग्ड ज्यादा होंगे, डार्क मिलेनिक फॉर्म बहुत कम होंगे। लेकिन होंगे जरूर। ये क्यों कहा आपने? क्योंकि आपने कहा कि ये रिकरिंग म्यूटेशन से बनता है और म्यूटेशन तो होगी ही होगी, स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन जरूर होती है और ये म्यूटेशन रिकरिंग है। इसकी वजह से डार्क मिलेनिक फॉर्म डिसएडवांटेज में था लेकिन पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। मुझे उम्मीद है अब आप बेहतर तरीके से समझ पा रहे होंगे। अब आप ऐसे समझिए कि यहां पर लेट अस से कि ये एरिया में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ, इंडस्ट्रीज लगी और ये एरिया काफी क्या हो गया, पॉल्यूटेड हो गया। अब बताइए, अब आपने ये कहा क्योंकि दो वैरायटीज अवेलेबल थी, इसका प्रोटेक्टिव रिजेंबलेंस था, तो डार्क मिलेनिक फॉर्म क्या हुआ बच्चे, इसकी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो गई और जो व्हाइट वैरायटी है, व्हाइट विंग, जो लाइट मेरे को कहना चाहिए, उनकी फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, कम हो गई। दिस इज नाउ वेरी वेरी इजीली अंडरस्टूड। हम देखने क्या जा रहे हैं, हम देख रहे हैं इवोल्यूशन इन एक्शन। हमें देखना क्या है, अ चेंज इन दी जीन और अलील फ्रीक्वेंसी। क्या आपको अपनी आंख के सामने दिखाई दे रहा है बेटे? डिसेंट विद मॉडिफिकेशन, डिफरेंशियल रिप्रोडक्शन की वजह से। इसीलिए इसको हम कहते हैं कि दिस इज एन वेरी फेमस एग्जांपल ऑफ इवोल्यूशन इन एक्शन। मान लीजिए इसके बाद में इस एरिया में कंट्रोल किया गया। सो पॉल्यूशन को कंट्रोल कर लिया, लॉज लाए गए और पॉल्यूशन को कंट्रोल किया और ये एरिया दोबारा क्या हो गया, नॉन पॉल्यूटेड हो गया। तो फिर आपको क्या दिखाई देगा कि जो व्हाइट विंग्ड है, जो लाइट वेराइटीज हैं, उनका फ्रीक्वेंसी क्या हो गई है, काफी ज्यादा इंक्रीज और डार्क मिलेनिक फॉर्म की फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो गई है। तो डायरेक्शन देखिए, पहले व्हाइट से डार्क और डार्क से फिर व्हाइट, दोनों डायरेक्शन में इवोल्यूशन कहेंगे। सो चेंज इन अलील फ्रीक्वेंसी दोनों डायरेक्शन में होती है। दोनों का मतलब जेनेटिक इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो रहा है, दोनों का मतलब हार्डी वीनबर्ग इक्विलिब्रियम से डिविएशन हो रही है, दोनों का मतलब डिसेंट विद मॉडिफिकेशन है, दोनों का मतलब यह है किसी ना किसी जीन की या अलील की फ्रीक्वेंसी बढ़ी है, दूसरे की घटी है। इसका मतलब यहां डिफरेंशियल रिप्रोडक्शन हुआ है, यहां पर नेचुरल सिलेक्शन एक्ट किया है। नन ऑफ द वैरायटीज वाज कंप्लीटली वाइप्ड आउट। कोई भी वैरायटी कंप्लीटली वाइप्ड आउट नहीं हुई थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट
ये बहुत इंपॉर्टेंट इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस है म्यूटेशन की। उम्मीद है अब ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। देखिए तो यहां पर आपकी एनसीईआरटी की बात देखिए, बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन देयर वर मेनी वाइट विंग्ड मॉथ्स, इस तरह से उन्होंने कहना शुरू किया। यहां पर उन्होंने फिर कहा प्रेडेटर विल स्पॉट अ मॉथ अगेंस्ट अ कंट्रास्टिंग बैकग्राउंड। ये प्रेडेटर कौन है बेटे? बर्ड है। और यहां पर वही बात हो रही है कि पॉल्यूशन इंडिकेशन में अगर पॉल्यूशन को कंट्रोल किया फिर क्या होगा, ये सारी बात। लेकिन एक चीज जो लाइन है, रिमेंबर दैट नो वेरिएंट इज कंप्लीटली वाइप्ड आउट। सो ये चीज बड़े ध्यान से देखिएगा कि कोई भी वेरिएंट कंप्लीटली वाइप्ड आउट नहीं हुआ था। ये इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म की बात करते हैं। अब देखिए इसके बाद आपकी एनसीईआरटी यहां पर एंथ्रोपोजेनिक वैरायटीज की बात करती है। एंथ्रोपोजेनिक का मतलब ये हुआ ह्यूमन बीइंग्स के एक्शन की वजह से। देखिए बच्चे क्या है कि इकोसिस्टम जो नेचुरल कंडीशंस की वजह से जो ओकेजनल डिस्टरबेंस होती हैं उनके लिए रेजिस्टेंट रेजिलिएंट दोनों तरह का होता है। इसका मतलब उसके पास तरीके होते हैं उसको ओवरकम करने के लिए। सो एक स्टेबल इकोसिस्टम में अगर ओकेजनल डिस्टरबेंस होगी तो, और ये नेचुरल वजह से होगी, तो वो रेजिलिएंट भी होता है, रेजिस्टेंट भी होता है, उसमें बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होगा। थोड़ी बहुत देर के लिए डिस्टरबेंस आ सकती है लेकिन वो रिकवर कर लेगा। अनफॉर्चुनेटली जब एंथ्रोपोजेनिक डिस्टरबेंस आती है तो नेचर उसके लिए तैयार नहीं होती। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको कराया। फॉर एग्जांपल क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। सो फ्रीजिंग इंडस्ट्री, ये सब रेफ्रिजरेशन इंडस्ट्री, क्या निकलना शुरू हुआ बेटे? क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, और उन्होंने ओजोन डिप्लीट करना शुरू किया। इस तरह की चीजों के लिए नेचर के पास जनरली कोई सोल्यूशन नहीं है। इसीलिए एंथ्रोपोजेनिक एक्शंस का असर फार फेच्ड होता है, काफी ज्यादा होता है, काफी डिवास्टेटिंग होता है। इसीलिए आप देखेंगे कि जो नेचर में जो फ्रेजाइल रिलेशंस हैं, जो फ्रेजाइल इक्विलिब्रियम है, वो बड़ी जल्दी डिस्टर्ब होते हैं अगर वो डिस्टरबेंस एंथ्रोपोजेनिक है। सो यहां पर हमने ये कहा कि आपने हर्बिसाइड यूज किया, पेस्टिसाइड यूज किया। तो अब देखिए बड़े ध्यान से, थोड़ी देर पहले मैं आपसे ये कह रहा था, अगर हमने ये कहा कि एक एरिया में, सो लेट अस राइट डाउन, इसको खत्म करते हैं बेटे। हमने कहा कि हम एंथ्रोपोजेनिक एक्शंस की बात कर रहे हैं, और ये जो शब्द है ये ह्यूमन बीइंग्स के लिए है। आपने मान लीजिए कोई पेस्टिसाइड छिड़का, यहां पर बेटे पेस्ट था, इस पेस्ट में बहुत सारे पेस्ट मर गए लेकिन इतने पेस्ट बच गए। ये पेस्ट कौन थे? रेजिस्टेंट थे। अब बताइए होगा क्या? ये वाले जो पेस्ट है इनका नंबर इंक्रीज करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि ये ज्यादा बच गए। नेचुरल कंडीशन में तो इन वालों ने इनका नंबर बढ़ने नहीं दिया था। दोबारा समझ लीजिए इस बात को। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट है, दिमाग लगाइएगा बेटे। एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट है, इस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में लेट अस से कि बैक्टीरिया रहता है। तो अभी पेस्टिसाइड की बात नहीं करते, एंटीबायोटिक की बात करते हैं। लेट अस से यहां पर बैक्टीरिया रहता है, ये सारे बैक्टीरिया हैं, और कुछ बैक्टीरिया में प्लाज्मिड है। आपको पता है कि उनमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस आ जाता है। इसका मतलब उस बैक्टीरिया को तब फायदा होगा जब एनवायरनमेंट में एंटीबायोटिक होगी, और एंटीबायोटिक यूजुअली एनवायरनमेंट में नहीं होती। इतना बड़ा फायदा नेचुरल कंडीशन में इस पर्टिकुलर बैक्टीरियम को है नहीं। लेकिन यह समझिए कि जब अब आप एक ऐसे समझिए, यहां पर इनके बीच में भी आपस में कंपटीशन हो रहा होगा, और हम ये कह रहे हैं कि यहां पर कुछ और बैक्टीरिया भी तो होंगे, कुछ और बैक्टीरिया भी हैं। लेट अस से ये बैक्टीरिया काफी अच्छे बैक्टीरिया हैं, ये आपको नुकसान नहीं पहुंचाते। मान लीजिए ये आपके गट में कुछ विटामिन बना रहे हैं, और ये बैक्टीरिया जो पहले वाले बैक्टीरिया मैंने बनाया था उनके साथ कॉम्पीट कर रहे हैं, और क्योंकि ये वाले बैक्टीरिया बेहतर है तो इसीलिए ये जो मैंने पहले बैक्टीरिया बनाए थे वो यहां पर ज्यादा आसानी से सरवाइव नहीं कर पा रहे हैं। मुझे उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। इनमें रेजिस्टेंस है, इनके पास प्लाज्मिड है, लेकिन यहां पर ये इनके साथ कंपटीशन में आ गए हैं, और इस वजह से प्रॉब्लम ये आ रही है कि इनका नंबर अब धीरे धीरे कम हो रहा है। और ये जो मैं येलो कलर में बैक्टीरिया बना रहा हूं, उन्होंने इसके नंबर को कंट्रोल किया हुआ है। अब देखिए हुआ क्या, आपने यहां पर एंटीबायोटिक दे दी,
अब जब आपने एंटीबायोटिक दे दी तो अनफॉर्चुनेटली इनके पास इस तरह का रेजिस्टेंस नहीं था, ये मरना शुरू हो गए। इनका नंबर काफी कम हो जाएगा, सारे तो मरते नहीं, थोड़ा सा नंबर आ जाएगा, लेकिन इनका नंबर बहुत कम हो जाएगा। लेकिन ये वाइट वाले बच जाएंगे। ये इसलिए नहीं बच जाएंगे क्योंकि ये इस एनवायरनमेंट में बेहतर थे, ये इसलिए बच जाएंगे कि यहां पर क्या आ गई, एंटीबायोटिक आ गई, और वो एंटीबायोटिक किसी ह्यूमन बीइंग ने खा ली। अब हुआ ये कि क्योंकि ये जो वाइट वाले बच गए, अब ये हायर रेट पर रिप्रोड्यूस करेंगे क्योंकि कंपटीशन में नहीं है, और इनका नंबर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। क्या आप समझ पा रहे हैं? क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? इस तरह से इनका नंबर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। यही प्रॉब्लम है, यही प्रॉब्लम है। पेस्टिसाइड भी जब आप इस्तेमाल करते हैं, आपने डीडीटी छिड़का तो उस डोज को अगर कुछ पेस्ट झेल गए तो वो बच जाएंगे, और उसके बाद में आपको कंटिन्यूअसली पेस्टिसाइड की डोज को इंक्रीज करना पड़ेगा। इसे हम पेस्टिसाइड ट्रेडमिल कहते हैं। ये जो एंथ्रोपोजेनिक चीज है ये गड़बड़ है और बहुत जल्दी से इवॉल्व हो सकता है। सो यहां पर अगर आप अपनी एनसीईआरटी देखेंगे तो आपकी एनसीईआरटी क्या कह रही है, एक्सेस यूज ऑफ हर्बिसाइड। सो एक्सेस यूज ऑफ हर्बिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स हैज ओनली रिजल्टेड इन सिलेक्शन ऑफ रेजिस्टेंट वैरायटी। जैसे ही आपने ये एंटीबायोटिक यूज करी तो वो सेलेक्ट हो गए जो इस एंटीबायोटिक के रेजिस्टेंट थे, इन मच लेसर टाइम स्केल। इवोल्यूशन बहुत लंबे टाइम में होता है, स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन बहुत रेयर होती है, बहुत स्लो रेट पे होती है। 1 in 10 to the power 6, 10 to the power 7 बेसिस को जोड़ने में डीएनए पॉलीमरेज एक गलती करता है, और इसीलिए एंटीबायोटिक ड्रग्स, इसका मतलब यह हुआ कि ये जो रेजिस्टेंट ऑर्गेनिज्म है, दे आर अपीयरिंग इन अ टाइम स्केल ऑफ मंथ ऑफ ईयर्स एंड नॉट सेंचुरीज, एंड दिस इज एन एग्जांपल ऑफ इवोल्यूशन बाय एंथ्रोपोजेनिक एक्शन। अब देखिए बेटे, एक और चीज समझिए, यहां पर आपको एनसीईआरटी में एक और चीज समझाते हैं। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड। देखिए बच्चे, मैंने ये कहा कि लेट अस से x इज इक्वल टू 2y, तो मुझे ये पता है कि मैं x इज इक्वल टू 2y, तो मेरे को ये पता है कि अगर x की वैल्यू जो होगी तो y की वैल्यू कितनी होगी। मेरे को ये पता है बेटे, कुछ प्रोसेस बिल्कुल डिटर्मिनिस्ट है, कुछ प्रोसेस बिल्कुल क्या है बच्चे, डिटर्मिनिस्ट है। इसका मतलब ये हुआ कि आपको पता है इसका रिजल्ट क्या आएगा। अगर आपने ऐसे ऐसे किया तो इसका रिजल्ट ये आएगा, आप इसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं। इस तरह के प्रोसेस को आपने क्या कहा, डिटर्मिनिस्ट। बायोलॉजी में प्रॉब्लम ये है कि बायोलॉजी में ये जो इवोल्यूशन है, एंड नथिंग इन बायोलॉजी मेक सेंस एक्सेप्ट इन लाइट ऑफ इवोल्यूशन। सो बायोलॉजी में कुछ भी अगर आप इवोल्यूशन के अलावा पढ़ेंगे तो उसका सेंस नहीं बनेगा। और इवोल्यूशन डिटर्मिनिस्ट प्रोसेस नहीं है। इवोल्यूशन इज नॉट अ फंक्शन ऑफ टाइम, इट इज बेस्ड ऑन चांस इवेंट्स। आप ये नहीं कह सकते पर यूनिट टाइम इतनी चेंज आएगी एलील फ्रीक्वेंसी में। कभी चेंज बहुत तेजी से आ सकती है, आपने सॉल्टेशन पढ़ा है, कभी काफी टाइम तक स्टेबिलिटी रह सकती है, कोई भी चेंज नहीं आ रहा है। कभी कोई इस तरह का डिस्टरबेंस आ जाए, इस अर्थ पर डायनासोर रूल करते थे, बहुत इफेक्टिव प्रेडेटर थे, मैमल्स बिल्कुल इनकॉन्सिक्वेंशियल थे। अचानक किसी वजह से, हमें पक्के तौर पे नहीं पता, लेकिन कोई ना कोई कैटास्ट्रॉफी हुई और कुछ इवॉल्व हो गए बर्ड्स में। आपकी किताब कह रही है अचानक डायनासोर्स एक्सटिंक्ट हो गए। सो इट हैपेंड इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, और मैमल्स प्रोमिनेंस में आ गए। तो किसी का दिवाला, किसी की दिवाली, इस तरह की बात समझने की कोशिश कीजिए। ये इवेंट प्लान्ड नहीं था, ये चांस इवेंट था, ये अचानक हो गया। और फिर एनवायरनमेंट जब चेंज हुआ तो उसमें कोई जना बच गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसीलिए हमारे पास प्रिडिक्टिव वैल्यू नहीं है। और इस तरह के प्रोसेस को जो डिटर्मिनिस्ट नहीं है, चांस इवेंट पर बेस्ड है, हमें पक्के तौर पे नहीं पता कल क्या होगा, ये बायोलॉजी की स्टडी को काफी ज्यादा क्या बनाता है, इंटरेस्टिंग बनाता है। और इस तरह के प्रोसेस को आप स्टोकास्टिक प्रोसेस कहते हैं। सो यहां पर जो आपकी एनसीईआरटी में जो शब्द लिखा है स्टोकास्टिक प्रोसेस, मुझे उम्मीद है आप ये समझ गए होंगे कि व्हाट एग्जैक्टली इज द स्टोकास्टिक प्रोसेस। एंड ये जो चेंज आ रहा है, ये चांस म्यूटेशन की वजह से आ रहा है। म्यूटेशन, जैसा मैं आपसे फिर से कह रहा हूं, इज नॉट अ फंक्शन ऑफ टाइम।
सो आप ये नहीं कह सकते हैं कि म्यूटेशन इतनी इतनी देर बाद इतनी इतनी म्यूटेशन होगी, x इज इक्वल टू 2y जैसा कोई फंक्शन यहां पर नहीं है। सो मेरा मतलब ये है कि ये बिल्कुल चांस इवेंट है, और इसीलिए कल को क्या होगा हमें नहीं पता। कौन सा वेरिएंट सबसे अच्छा होगा वो उस टाइम के एनवायरनमेंट पर डिपेंड करता है। अगर किसी पॉपुलेशन में मान लीजिए कोई ऐसा वेरिएंट नहीं है कि जब एनवायरनमेंट चेंज हो तो वो उसको अडेप्टेड हो, तो वो एक्सटिंक्ट हो जाएगी बेटे। अगर कोई और वेरिएंट है जो उस टाइम बच सकता है, हो सकता है आज वो इनकॉन्सिक्वेंशियल हो, कल को वो प्रोमिनेंस में आ जाए। इसी को नेचर क्या कर ले, सेलेक्ट कर ले। नेचर कुछ पॉपुलेशंस में एक बड़ी खतरनाक अलील को सेलेक्ट करती है, हमने आपको बताया सिकल सेल अनीमिया की अलील को, क्योंकि उस जगह पर मलेरिया से मरने का खतरा बहुत ज्यादा है, और रेजिस्टेंट और सीवियर फॉर्म ऑफ मलेरिया के लिए सिकल सेल अनीमिया जैसी खराब अलील उसके लिए रेजिस्टेंस देती है। तो इसलिए नेचर उसको वहां पर सेलेक्ट करती है। नेचर इंप्रूव नहीं कर रही है किसी चीज को, बेस्ट वेरिएंट को सेलेक्ट कर रही है। उम्मीद है ये पूरा का पूरा टॉपिक अब आपको समझ में आ गया होगा। वी विल कंटिन्यू विद आवर डिस्कशन ऑन दिस वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट विच इज ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। थैंक यू सो मच।